Hello dear students, welcome back to the Elegant classes. I am here to teach you economics for CUET as well as your 12th board examination. So today we are going to see second chapter of 11th microeconomics जो आपके 11th में थी उस microeconomics का हम second chapter देख रहे हैं जिसका आधा पोर्शन हम आज कवर करेंगे और आधा पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी मैं आपको इस वीडियो की खासियत बताना चाहती हूँ। इसमें सिर्फ एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपने आज तक ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं किए होंगे। यूट्यूब पे जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपने देखे होंगे वो सारा चैप्टर एक साथ कवर कर रहे हैं, ठीक है। वो टॉप 50 क्वेश्चंस आपको उस चैप्टर में से दे देंगे, लेकिन सीयूईटी आपको क्या पूछेगा ये आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, ठीक है। हमें सिर्फ एक पैटर्न पता है कि ये पूछा जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली उस दिन पेपर में क्या आएगा ये हम लोग बता सकते हैं नहीं बता सकते। इसलिए ये वीडियो स्पेशल इसलिए क्योंकि ये A to Z आपके चैप्टर को कवर करेगा। आप क्या कहना चाहती हो मैम, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, राइट। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वो एग्जैक्टली है क्या। अभी मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन क्रिएट किए, ठीक है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्रिएट किए, लेकिन आप कोई भी एक पैराग्राफ आपके एनसीईआरटी में से ले लीजिए और चेक कीजिए कि ये क्वेश्चन इसमें कवर हुआ है या नहीं। आपको यहाँ पर पैराग्राफ वाइज हर एक चीज पे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अभी देखो मैंने बहुत से वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत से वीडियोस कि जहां पर वो लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस जो है वो ले लेते हैं, जो ओवरऑल चैप्टर कवर करता है वो पैटर्न है, ठीक है। लेकिन पैटर्न से हटके मैंने कुछ नया करने की कोशिश की है आज, वो है कि आपके पैराग्राफ वाइज आपके पॉइंट वाइज क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है। इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस हो गए और आगे के वीडियो में कितने क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग देखते हैं, लेकिन चैप्टर इस वीडियो में खत्म नहीं हो रहा है, आगे कंटिन्यू चलेगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट के दो दो तीन तीन एमसीक्यूज देखेंगे, मतलब आपको कुछ भी पूछ ले ये आपका रिवीजन हो रहा है, और आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ लो, कुछ भी आप इस पे से सॉल्व कर पाएंगे। ये वीडियो आपको इतना हेल्पफुल है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जो आपका सेकेंड चैप्टर है 11th की एनसीईआरटी में का, ठीक है, समझ रहे हो। अभी हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो यूटिलिटी वाले टॉपिक पर बेस्ड है। तो आप सबसे पहले मुझे आप ये बता दीजिए यूटिलिटी मतलब क्या। आपको ये पूछूंगी तभी तो आपको क्वेश्चन के आंसर्स देते आएंगे, ठीक है। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, किसी चीज को आपको, किसी चीज से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसे हम यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। कोई भी एक गुड, बहुत गले में दर्द हो रहा है, आई नीड वन कॉफी, मुझे एक कॉफी चाहिए, मेरे गले में बहुत ज्यादा दर्द है, मैं बहुत परेशान हूँ इस दर्द से और मुझे एक कॉफी चाहिए। मम्मी ने गरम गरम कॉफी बना कर दी आपको, बेटा सर्दी जुकाम हो गई, ले एक कप कॉफी पी ले। आपको उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा? वाओ क्या कॉफी थी, आई लाइक इट। सेटिस्फैक्शन मिला या नहीं मिला, राइट। तो उसे क्या कहते हैं कि किसी भी चीज से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगी, इस कंसेप्ट के सारे सवाल के जवाब आपको आ जाएंगे। एम आई राइट? सी, तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी मतलब क्या? तो ऑप्शन ए है द प्राइस ऑफ कमोडिटी, किसी चीज की प्राइस, तो ये गलत है। द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी, ठीक है, ये ठीक लग रहा है, चेक करते हैं। सी ऑप्शन क्या है? द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल इन द मार्केट, कि कोई मार्केट में कितने नींबू अवेलेबल है या कितने सेब अवेलेबल है, ये क्वांटिटी, तो ये भी इसका गलत आंसर है। द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी की प्रोडक्शन कॉस्ट, तो ये तो हमने देखा था, ये गलत है, क्योंकि किसी चीज की कमोडिटी की प्रोडक्शन कॉस्ट ये इसमें नहीं आती यूटिलिटी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, वांट जरूरत, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो अब मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी और मैंने एक ग्लास ठंडा पानी पिया, ठीक है, तो वो मुझे सेटिस्फैक्शन दे रहा है, वो मेरी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो किसी भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी मींस यूटिलिटी, समझ रहे हो। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज यूटिलिटी सब्जेक्टिव? यूटिलिटी सब्जेक्टिव क्यों है? अभी आप आंसर ऑप्शंस रीड कीजिए और मुझे आंसर बताइए, क्योंकि मैंने आपको यूटिलिटी की कंसेप्ट तो समझा दी। अभी आप लोग क्या करेंगे, आप आपको फिर से मार्किंग करेंगे, ठीक है, कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, कितने नंबर मिल रहे हैं, और आपके नंबर्स भी आप आपके दोस्तों से शेयर कीजिएगा
और उन्हें भी बताइएगा कि मुझे इतने मार्क्स मिले, आपको कितने मिले, ठीक है। ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे बताइए कि आपको अपने फ्रेंड से कितने ज्यादा मार्क्स मिले या फिर उनसे कितने कम मिले हैं, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी, ठीक है। Why is utility subjective? Because it depends on the market demand. Utility subjective क्यों है? आप मुझे ये बताइए सब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है। अब हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसका मीनिंग तो हमें पता होना चाहिए, राइट। तो सब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है? सब्जेक्टिव मतलब जो हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है, जो किसी इंसान के हिसाब पे डिपेंड करता है, उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव। तो ऑप्शन ए क्या है? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट डिमांड। ये मार्केट डिमांड पे डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि ये मार्केट डिमांड पे नहीं, ये सब्जेक्टिव है, ये चेंज होता है इंसान के मुताबिक। बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस, नॉट बिकॉज डिफरेंट इंडिविजुअल कैन डिराइव डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द सेम गुड। ये क्या है? राइट आंसर है। क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी थी तो मैंने एक ग्लास पानी पिया, आपको बहुत प्यास लगी थी इसलिए आपने एक ग्लास पानी पिया, लेकिन हम दोनों को सेटिस्फेक्शन अलग अलग मिला होगा, क्योंकि मुझे ज्यादा प्यास लग सकती है, आपको मुझसे कम हो सकती है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि मुझे जितना सेटिस्फेक्शन एक ग्लास पानी पीने से मिला उतना ही आपको मिला होगा, ये जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? बिकॉज डिफरेंट इंडिविजुअल कैन डिराइव डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द सेम कमोडिटी, ठीक है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन यूटिलिटी चेंज? नीचे दिए गए कौन से चीजों में से यूटिलिटी चेंज हो सकती है, किस सिचुएशन में यूटिलिटी चेंज हो सकती है, ठीक है। व्हेन द कमोडिटीज प्राइस चेंजेस, जब किसी कमोडिटी की प्राइस चेंज होती है। व्हेन देयर इज चेंज इन गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन में चेंज होता है। देखिए, मुझे ये चीज चाहिए तो उसकी प्राइस चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, ये चीज मुझे मैटर नहीं करती, ठीक है। व्हेन देयर इज चेंज इन गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस में कुछ चेंज आने से मेरी यूटिलिटी चेंज होगी क्या? नहीं। व्हेन एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस और सर्कमस्टेंसेस चेंजेस, ठीक है, ये हो सकता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है तो मैंने क्या किया, एक गिलास पानी की जगह पर मैंने एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पीना प्रेफर किया, तो मेरी यूटिलिटी चेंज हुई। जितनी प्यास मेरी पानी से बुझेगी उतनी कोल्ड ड्रिंक से बुझेगी क्या? उतना सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगा क्या? लेकिन मैंने वो चूज किया तो मेरा सेटिस्फेक्शन लो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका सही आंसर है व्हेन एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस और सर्कमस्टेंसेस चेंज, ठीक है। समझ रहे हो? वेरी गुड। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वो किस पर बेस्ड है? तो वो भी यूटिलिटी पर बेस्ड है, लेकिन ये टोटल यूटिलिटी पर बेस्ड है, टोटल यूटिलिटी। सो अभी पहले हम टोटल यूटिलिटी की कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। टोटल यूटिलिटी मतलब किसी चीज से मिलने वाली आपको टोटल सेटिस्फैक्शन, ओके। तो अभी देखो, मुझे बहुत प्यास लगी थी, मैंने एक ग्लास पानी पिया, मुझे 30 यूटिलिटी मिली। कितनी यूटिलिटी मिली? सेटिस्फैक्शन कितनी मिली? 30। फिर मैंने दूसरा ग्लास पानी पिया तो मेरी टोटल यूटिलिटी की सेटिस्फैक्शन थोड़ी कम हुई, ठीक है। थोड़ी कम होती है क्योंकि मुझे एक ग्लास पानी पिया तो मेरी प्यास तो थोड़ी कम हो चुकी है, तो मेरी जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगी वो भी थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर कितने हुए? 50। तो ये हमारी क्या हो गई? टोटल यूटिलिटी, ठीक है। समझ रहे हो? तो अभी हम इसको एक क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, ठीक है। What does total utility represent in cardinal utility analysis? कार्डिनल यूटिलिटी मतलब ये भी तो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जो चीज हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं उसे हम कार्डिनल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमें ये देखना है कि व्हाट डज टोटल यूटिलिटी रिप्रेजेंट इन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में नीचे में से क्या रिप्रेजेंट करती है? द चेंज इन सेटिस्फैक्शन ड्यू टू कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। सेटिस्फैक्शन में चेंज आता है क्योंकि हम एक एडिशनल यूनिट जो है उस कमोडिटी का कंज्यूम करते हैं। द टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। हमें टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है किसी एक चीज का स्पेसिफिक क्वांटिटी में कंज्यूमेशन करने के बाद। द एवरेज सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग कमोडिटी, ठीक है, किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए जो एवरेज सेटिस्फैक्शन लगता है वो, या फिर द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या दिखाती है कि किसी चीज को फर्स्ट कंज्यूम करने के बाद उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो, या फिर एवरेज सेटिस्फैक्शन, या टोटल, या फिर चेंज इन सेटिस्फैक्शन। तो इसका जवाब आप मुझे बताएं। अब हमने सीखा क्या है? सीखा हमने ये है टोटल यूटिलिटी मतलब
एक बार पानी पीने से और दूसरी बार पानी पीने से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे काउंट करना, मतलब मैं जितनी बार पानी पीऊंगी वो सब इसमें काउंट होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, द टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग द स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। स्पेसिफिक क्वांटिटी मतलब एक बार पानी पिया, दूसरी बार पिया, तीसरी बार पिया, लेकिन इसमें काउंट टोटल यूटिलिटी होती है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, टोटल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, टोटल सेटिस्फैक्शन, क्योंकि हम एक बार का सेटिस्फैक्शन काउंट नहीं कर रहे हैं, हम टोटल सेटिस्फैक्शन काउंट कर रहे हैं जो 50 हो रहा है, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर बी होगा। समझ रहे हो, वेरी गुड। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेटेड। मार्जिनल यूटिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट होती है। अभी मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या, ये समझना जरूरी है। सो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब, आपको तो सीखा है आपने लेकिन भूल गए होगे, ठीक है, इसलिए हम लोग यही सीख लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब किसी एक चीज में की हुई एडिशन, ठीक है। मार्जिन मतलब एडिशन, तो किसी एक चीज में की हुई एडिशन मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, देखो अभी मैंने ना देखो मैंने अभी ना एक रोटी खाई, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने ना एक पिज़्ज़ा खाया, ठीक है, मैंने एक पिज़्ज़ा खाया तो उससे मुझे 30 यूटिलिटी मिली। सेकेंड टाइम मैंने पिज़्ज़ा खाया, बहुत भूख लगी थी, फर्स्ट में थोड़ी भूख कम हुई, तो सेकेंड टाइम मैं जब खाऊंगी तब भूख क्या होगी, फिर से सेटिस्फेक्शन फिर से लो होगी। तो ये जो मैं एडिशन कर रही हूँ, एक और एक और एक और, ये जो मैं एडिशन करती जा रही हूँ, तो ये जो लास्ट वाली पॉइंट है उसे कि हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। जो ऐड होते होते काउंट हो रहा है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि हाउ इज मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेटेड, मार्जिनल यूटिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट होगी। फर्स्ट ऑप्शन, टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ठीक है, या फिर चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। ये हमारी ऑफ कोर्स ये हमारी क्या होगी, टोटल यूटिलिटी। हमने इसको कैलकुलेट किया, ये है टोटल यूटिलिटी। लेकिन मैंने ना एक और ग्लास पानी पी लिया या फिर एक और पिज्जा खाया, ठीक है, जिससे सेटिस्फेक्शन तो मुझे कम मिली, लेकिन ये एक और ऐड हुआ है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी में एक और एडिशनल यूनिट ऐड हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे MU, और इस तरीके से हमें कैलकुलेट होता है। तो इसका आंसर क्या है, सही आंसर बी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। समझ रहे हो। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, why does marginal utility usually diminish with an increase in consumption of commodity। किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन के बाद मार्जिनल यूटिलिटी कम क्यों होती जाती है। हमने देखा कि हम एक चीज पहली बार लेते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता है। अगर मैंने एक चॉकलेट खाया तो मुझे सेटिस्फेक्शन बहुत मिला, सेकेंड टाइम चॉकलेट खाया तो उससे थोड़ा मिला, फिर उससे थोड़ा मिला, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम उसे बार बार खा चुके हैं और हम उससे सेटिस्फाई हो चुके हैं, इसीलिए हम मार्जिनल यूटिलिटी को डिमिनिशिंग करते हैं, ठीक है। वो डिमिनिश होती है क्योंकि हम एक चीज को रिपीट रिपीट खा रहे हैं, उसका कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अभी आप देखिए, कंज्यूमर्स प्रेफर वैरायटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है। वो वैरायटी पे प्रेफरेंस कर रहे हैं या क्वांटिटी पे, हम लोग किस पे प्रेफरेंस कर रहे हैं, क्वांटिटी पे, तो ये ऑप्शन क्लियरली रॉन्ग है। कंज्यूमर्स बिकम लेस सेटिस्फाइड एज दे कंज्यूम मोर ऑफ द कमोडिटी। हमने अभी देखा कि हम अगर किसी चीज को दोबारा खाते हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन लो होता है, इसीलिए जो है मार्जिनल यूटिलिटी यूजुअली डिमिनिश होती है विद कंजम्पशन की कमोडिटी में अगर इंक्रीज होता है तो, ठीक है। अगर हम कोई चीज ज्यादा खाते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, समझ रहा है, वेरी गुड। नाउ लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, what is our next question, what is the significance of diminishing marginal utility in economics। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इकोनॉमिक्स में उसका कम होने से, वो डिमिनिश होने से मार्जिनल यूटिलिटी का इकोनॉमिक्स को क्या फायदा है या फिर उसका क्या महत्व है। तो हमें देखो, इट एक्सप्लेन कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर स्पेसिफिक ब्रांड, किसी स्पेसिफिक ब्रांड के लिए प्रेफरेंस देगा क्या, ये एक्सप्लेन करेगा क्या, नो। इट सपोर्ट्स द कंसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये क्या करता है, हमें सपोर्ट करता है, कौन सी कंसेप्ट, फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, स्केल में इंक्रीज होना या फिर सेल्स में इंक्रीज होना, इसके लिए हमें सपोर्ट करता है, रॉन्ग।
इट हेल्प्स अस एक्सप्लेन व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। ठीक है, ये हमें क्या बोल रहा है कि हमें मदद करता है कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड तरफ क्यों जाता है, ये एक्सप्लेन करने में ये हमें हेल्प करता है। ठीक है, देखते हैं। इट इंडिकेट्स अ कांस्टेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ये कंज्यूमर का कांस्टेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें इंडिकेट करता है कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन जो है वो कांस्टेंट क्यों है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ये हमें हेल्प करता है ये दिखाने में कि जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड क्यों होता है। ठीक है, ये हमें हेल्प करता है कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड क्यों होता है। ठीक है, अभी जब डिमांड कर्व आएगा तब इसको और इसको मैं टैली कर आपको उस वीडियो में समझा दूंगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? Which of the following statement about total utility is correct? टोटल यूटिलिटी मतलब क्या, हमने देखा कि बहुत सारे गुड कंज्यूम कर कर जो यूटिलिटी हमें मिलती है उसे टोटल यूटिलिटी कहते हैं। सो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट विथ इंक्रीज कंजम्पशन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है कांस्टेंट रेट पर एट इंक्रीज कंजम्पशन। कांस्टेंट मीन्स फिक्स रेट, एक फिक्स रेट पर वो इंक्रीज होती है कंजम्पशन के साथ। तो ये हमें देखना है, या फिर ये सही आंसर है टोटल यूटिलिटी के बारे में, या फिर ये है टोटल यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ क्वांटिटी कंज्यूम। वो हमेशा कांस्टेंट रहती है विदाउट ये देखिए कि हमने कितनी क्वांटिटी कंज्यूम की है। तो ये आपको क्या लगता है, ये गलत है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर्स इनकम। क्या टोटल यूटिलिटी कंज्यूमर्स की इनकम पे डिपेंड करेगी? नहीं भाई, भूख लगी है तो हम खाएंगे ही खाएंगे, फिर हमारे पास 1 रोटी हो, 2 हो या 3 हो, तो इसका इनकम से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। टोटल यूटिलिटी जो है वो डिपेंड्स करती है कि हमने कितनी क्वांटिटी कमोडिटी की कंज्यूम की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी हमने 2 ऑप्शन तो डिलीट कर दिए, तो बचे 2 ऑप्शन। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट विद इंक्रीज्ड कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन के साथ अगर हम ज्यादा कंजम्पशन करेंगे तो हमने क्या देखा कि हमारी टोटल यूटिलिटी एक समय बाद डिक्रीज होती है। ठीक है, एक समय बाद डिक्रीज होती है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो सही आंसर क्या है, टोटल यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। ठीक है, हम कितना खा रहे हैं, हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, उस पर डिपेंड होता है कि टोटल यूटिलिटी कैसी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अभी आप देखिए, आपने एक कंसेप्ट सीखी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। सिर्फ 3 कंसेप्ट से आपने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो आपको ये समझना होगा कि कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो उस एग्जामिनेशन में आपको कंसेप्ट जानना, कंसेप्ट सीखना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समझ रहे हो? ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अज्यूम रिगार्डिंग द लेवल ऑफ यूटिलिटी? ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है वो एक लेवल ऑफ यूटिलिटी के लिए क्या एज्यूम करता है? तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव एंड कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। ठीक है, यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव चीज है और वो क्वांटिफाई नहीं हो सकती। यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। हमने क्या देखा था, कार्डिनल यूटिलिटी मतलब नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, वो नंबर्स में एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये हमें क्या बता रहा है कि यूटिलिटी ये न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्लेन की जा सकती है। जैसे 1 ग्लास पानी पीने से 30% सेटिस्फैक्शन, 2 ग्लास पानी पीने से 20% सेटिस्फैक्शन, ये हम नंबर्स में देख रहे हैं। हम देख रहे हैं या नहीं? तो इसका सही आंसर ये है कि यूटिलिटी नंबर्स में, न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमें कौन सिखाता है? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, समझ रहे हो? अभी हमारा ये टॉपिक खत्म होता है यूटिलिटी वाला, और अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जो कम होती है उस लॉ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में नीचे दिया गया कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अभी मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। एक चीज खाने के बाद अभी हम एग्जांपल लेते हैं, 1 ग्लास जूस। बहुत हम थक चुके हैं,
हमने सुबह से उपवास किया है और सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो उस टाइम हमें जो भूख लगती है वो कितनी ज्यादा होती है। लेकिन उस उपवास में ना आपको सिर्फ जूस या फ्रूट्स चलेंगे, ठीक है। तो ठीक है बाबा, जूस तो दे दो क्योंकि भूख लगी है, राइट। तो आप एक ग्लास जूस पीने के बाद आपको 40 सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है, 40 यूटिलिटी मिली, जो यूटाइल्स में काउंट की जाती है। यूटिलिटी किस में काउंट होती है? यूटाइल्स में, ठीक है। अभी एक जूस से तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि सुबह से उपवास था, तो अभी दूसरा जूस पियेंगे जिसमें हमें 30% सेटिस्फेक्शन मिला। अभी भी कुछ नहीं हुआ, चलो दूसरा जूस पी लेते हैं, उसमें हमें 20 सेटिस्फेक्शन मिला। अभी हमारा पेट भर गया, लेकिन पापा क्या कह रहे हैं, अरे बेटा तूने तो 3 ही ग्लास जूस पिया है, चल एक और ले ले, तू चिंता मत कर, मैं फ्रूट्स लेके आ जाऊंगा, तू एक और ले ले। आप कह रहे हो नहीं 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 नहीं, हमें भूख नहीं है। नहीं नहीं बेटा, तो सुन, तू एक और ले ले, ये जरूरी है तेरे लिए, तूने सुबह से उपवास रखा है। आप कह रहे हो ठीक है, ये भी चलो, ये भी पी लेते हैं। तो आपकी सेटिस्फेक्शन 10 पे गई, ठीक है। अभी आप क्या कह रहे हो, आपके पापा कह रहे बेटा एक और पी ले। आपने पी तो लिया, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन 0 हुई। अभी आपके पापा कह रहे बेटा एक और पी ले, तो आप कहेंगे नहीं नहीं पापा, आप तो मैं पीऊंगा तो मेरा पेट फट जाएगा। लेकिन वो कह रहे नहीं नहीं बेटा पी ले, तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो -10 में चली गई, ठीक है, वो माइनस में चली गई। इसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कंसेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर है। अभी हम उस पर से क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे दिए गए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ के लिए? तो देखो, इट अप्लाइज ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ कमोडिटी, ये सिर्फ कुछ ही टाइप्स ऑफ कमोडिटी पे अप्लाई करता है। नहीं, ये सारे टाइप्स ऑफ कमोडिटी पे अप्लाई करता है। इट एक्सप्लेन व्हाई कंज्यूमर ऑलवेज वांट मोर ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, हमें एक्सप्लेन करता है कि किसी इंसान को एक ही चीज ज्यादा क्यों चाहिए, ठीक है, ज्यादा क्यों चाहिए, तो ये भी गलत है। इट हाईलाइट्स रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, ये मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी के रिलेशंस को हाईलाइट करता है। ये देखते हैं। इट इज एप्लीकेबल ओनली इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन, ऐसा तो नहीं है भाई कि किसी एक जोग्राफिकल रीजन वाले को ही भूख ज्यादा लगती है इसलिए वो कितना भी खाएगा तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, और हम कितना भी हम एक पूड़ी भी नहीं खा सकते, ऐसा है? जोग्राफिकली ऐसा डिवाइडेड है? नहीं ना, तो ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है? ये मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी के रिलेशनशिप क्या करता है? हाईलाइट करता है। ओके, समझ रहे हो? नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। When does marginal utility become zero according to the law of diminishing marginal utility? अभी आप ये भी समझ लीजिए, ठीक है। एक ग्लास जूस पिया, मुझे 30 सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है, TU तो इसमें भी क्या आएगा? 30। सेकेंड ग्लास जूस पिया तो मुझे क्या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 20। TU इनकी टोटल 50 होगी, लेकिन MU क्या होगी यहाँ पर? MU क्या होगी? 20 ही होगी, ठीक है। फिर हमने थर्ड वाला लिया, थर्ड में हमें सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 10। यहाँ पर MU क्या होगा? 10। फोर्थ में हमें सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 0। यहाँ पर हमें MU क्या मिला? 0, ठीक है। इस तरीके से इनका रिलेशनशिप होता है। तो अभी हम बताइए मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 कब होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी 0 कब होगी? जब व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, व्हेन टोटल यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अभी हमें 20 में से 10 माइनस करने हैं, तो अभी मुझे बताइए 20 में से 10 माइनस होने के बाद 10 बचेंगे, ठीक है। लेकिन हमें जो MU मिल रहा है वो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। MU जो मिलता है वो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और ये मैक्सिमम पॉइंट पे रीच हो गया। मैक्सिमम पॉइंट पे मतलब इसके बाद वो लो हो जाएगा, इसे कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट पर रीच होना, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी, सॉरी, ये कंसेप्ट मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, शायद ये आपको ठीक से समझ में नहीं आई। आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू, अलाउ मी अ मिनट, आई विल जस्ट क्लीन इट, और फिर आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये कंसेप्ट फिर से। ओके, जस्ट अ मिनट। ये पॉइंट समझने के लिए कंसेप्ट अच्छे से समझनी होगी, इसलिए मैं आपको ये कंसेप्ट फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1 मिनट का टाइम दीजिए। शायद मैंने कुछ गलत भी बोल दिया यहाँ पर, तो मुझे भी तो सुधारना चाहिए, राइट। तो मैं ये कंसेप्ट आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। हमने पहले भी देखा था कि यूटिलिटी अगर मैं, अभी देखिए, अगर मैं किसी एक चीज का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है, मैंने अभी ना, मुझे बहुत प्यास लगी थी, और नहीं, ठीक है, वो व्रत वाला ही एग्जांपल लेते हैं। मेरा सुबह से उपवास था, मैंने ना 1 ग्लास जूस पिया तो मुझे यूटिलिटी 30 मिली।
दूसरा ग्लास जूस पिया तो मेरी यूटिलिटी कितनी हुई? मेरी यूटिलिटी कितनी हुई? 20। लेकिन टोटल यूटिलिटी काउंट करते वक्त आपकी फर्स्ट यूटिलिटी 30 में आएगी और सेकेंड कैसे आएगी? 20 में आएगा, 50 में आएगी, क्योंकि टोटल यूटिलिटी काउंट करते हम 30 प्लस 20 को ऐड करेंगे। ठीक है, थर्ड यूटिलिटी मेरी 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी आई? 60। 50 प्लस 10 60। फोर्थ यूटिलिटी मेरी 0 है तो ये कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, फिफ्थ यूटिलिटी मेरी -10 में चली गई तो ये क्या होगी? 50। -10 यहाँ से माइनस होंगे तो अभी हमें एमयू देखना है। ठीक है, तो एमयू जब 0 होगा तब हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होगी यही देखना है हमें। तो एमयू कैसे होगा? सेम पैटर्न में होगा, राइट। हमने देखा था एमयू मतलब एडिशनल। ठीक है, एमयू मतलब क्या? एडिशनल। तो अभी देखिए, फर्स्ट रोटी खाने पे मुझे 30 यूटिलिटी की सेटिस्फैक्शन मिलती है। ठीक है, और वही मैं एमयू में काउंट करूंगी तो उसकी एडिशन क्या होगी? 30 ही होगी। लेकिन सेकेंड रोटी जब मैं खा रही हूँ तो मुझे एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितनी मिल रही है? एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितनी है इसमें? इन दोनों में एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितनी है? टोटल यूटिलिटी में 20। एडिशनल सेटिस्फैक्शन क्या आएगी? 20। फिर थर्ड में एडिशनल सेटिस्फैक्शन क्या होगी? 10। और फोर्थ में एडिशनल सेटिस्फैक्शन क्या होगी? 0। फोर्थ की एडिशनल सेटिस्फैक्शन क्या होगी? 0। तो जब एमयू 0 है तो यूटिलिटी क्या होगी? यूटिलिटी 60। यूटिलिटी क्या होगी? 60 टोटल यूटिलिटी। तो मतलब ये कांस्टेंट हो जाती है क्योंकि उसके बाद उसका गिरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? आंसर बी, क्योंकि टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट होने लगती है जब एमयू 0 होता है। ठीक है, समझ रहे हो? या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग, लेकिन ये उसके बाद गिरती है, इसलिए प्रॉपर और सही आंसर बी है। ओके, समझ गया गाइस? नाउ नेक्स्ट सी our 12th question. What happens to marginal utility when total utility starts falling? Marginal utility का क्या होता है जब total utility fall करना start करती है? तो अभी देखो ये यहाँ पर 50 हो गया, यहाँ पर 50 हो गया, तो यहाँ पर तो 0 आ गया, तो उसके बाद marginal utility क्या हो जाएगी? नेगेटिव में चली जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? कि marginal utility उसके बाद नेगेटिव में चली जाएगी। आंसर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। Now let's see our next question. In the context of the law of diminishing marginal utility, what does it mean if mu becomes negative? जब mu नेगेटिव हो जाता है तो marginal utility exactly क्या डिफाइन करती है? The consumer is not rational. Consumer rational नहीं है, नहीं। The consumer is maximizing utility. Consumer को उसकी utility maximum हो चुकी है। The consumer is experience decreasing satisfaction. Consumer का जो experience है वो decreasing satisfaction में जा रहा है, या the consumer is indifferent. तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स सी, क्योंकि कंज्यूमर्स का सेटिस्फैक्शन कम होते होते जा रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन mu is 0 and tu is maximum, what we call this point? अभी हमने देखा कि mu 0 था पीछे वाले एग्जांपल में और tu मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच चुका था 60 पे, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैं क्यों ले रही हूँ? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसका सही आंसर है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर अदर नेम्स ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी के अलग अलग नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीयूईटी में पूछे ही जाते हैं। तो गॉसन्स फर्स्ट लॉ, ये भी इसका नाम है। फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ, ये भी इसका नाम है। फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये भी इसका नाम है। इसलिए सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। अब आपको ये तीनों जो क्वेश्चन है, तीनों जो सेकंड नेम्स है इसके, वो तीनों आपको याद रखने हैं क्योंकि आपको किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें नाम ये वाला आ जाएगा, स्टार मार्क कर दे रही हूँ, इसे ज्यादा याद रखना। ठीक है, नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से हमारा न्यू टॉपिक चालू हो रहा है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है? देखो, किसी भी दो गुड्स को हम जब परचेस करते हैं तो हमें सेम लेवल की या फिर इक्वल लेवल की सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके। मुझे ना मंथली पेमेंट है सपोज 10,000, मेरी मंथली पेमेंट है 10,000, ये मेरी इनकम है। और अब मुझे ना इस इनकम को
डिवाइड करना है। तो मैंने ना 5000 रेंट दे दिया घर का, फिर 3000 का राशन भर लिया और 2000 का मैंने क्या किया, 2000 का मैंने सेविंग कर ली और इस सब के करने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गई। तो ये सेटिस्फेक्शन जो है इसे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। अभी हम देखते हैं व्हाट आर द अदर्स नेम ऑफ लॉ टू और मोर कम्युनिटी आर कंज्यूम। ठीक है, ये जो लॉ है मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन टू और मोर कम्युनिटी जो ये लॉ है इसके अदर्स नेम क्या है? लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन भी इसे कहते हैं, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, गॉसन-सिकिन लॉ भी कहते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ऐसे सवाल आपको सीयूईटी पूछता है। ठीक है, तो ये भी नाम आपको याद रखने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है? अभी मैंने आपको क्या बताया कि किसी एक चीज से 10,000 मेरी पेमेंट है, मैंने उसे खर्च कर दिया, 10,000 सारे पैसे मैंने ना रेंट में लगा दिए और मुझे इससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। तो MU मतलब क्या? मार्जिनल यूटिलिटी। X मतलब जिस पर मैं प्राइस खर्च कर रही हूँ और P मतलब प्राइस कितनी है हमारी। ठीक है, PX मतलब प्राइस कितनी है। तो मुझे जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ये MU में काउंट होगा। अगर मुझे 10,000 का सेटिस्फेक्शन मिलता है 10,000 खर्च करने से, तो ये क्या हो गया? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, मुझे उतना सेटिस्फेक्शन मिला। तो इसका सही आंसर क्या है? MU X इज इक्वल टू PX। ये इसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? अभी सरप्लस मतलब क्या? मुझे ना 500 रुपए मिले थे, मुझे 500 रुपए मिले हैं मेरे पेमेंट में से। ठीक है, ये 500 रुपए मैं सोच रही हूँ इस 500 रुपए को मैं इन्वेस्ट करूँ कहीं या खर्च कर दूं। ठीक है, और मैंने चूज किया इन्वेस्टमेंट और इससे मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला, 1000 सेटिस्फेक्शन। बट ये 500 के बराबर है, इक्वल नहीं है, ये ज्यादा है। ठीक है, मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। तो इसे क्या कहते हैं हम? कंज्यूमर सरप्लस। कि हमें अगर किसी चीज को खर्च करने पर ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो उसे कंज्यूमर सरप्लस कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड। ये तो बहुत इजी चैप्टर है और आप सबका फेवरेट है। लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या? किसी चीज की अगर प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम होती है और अगर उसकी प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। इट सिंपली इज लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डिमांड फॉर अ कमोडिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओन प्राइस? कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कमोडिटी की डिमांड को अपार्ट फ्रॉम प्राइस? प्राइस को छोड़ के कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड पर इन्फ्लुएंस करते हैं? ठीक है, वेदर कंडीशंस? नो। पॉलिटिकल इवेंट्स? नो। एक्सचेंज रेट्स? नो। लेकिन ये ऑप्शन क्या लगता है? कंज्यूमर्स प्रेफरेंस। अगर मुझे कोई चीज पसंद है, उसकी प्राइस भी बढ़ रही है, तो वो चीज मैं खरीदूंगी या नहीं खरीदूंगी? खरीदूंगी, राइट। अगर किसी चीज की मुझे जरूरत है लेकिन उसकी प्राइस ज्यादा है, फिर भी मैं वो चीज खरीदूंगी या नहीं खरीदूंगी? खरीदूंगी। प्राइजेस ऑफ अदर कमोडिटी। ठीक है, इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है लेकिन जो अदर कमोडिटी ना उसकी प्राइस इससे भी ज्यादा है, तो ये चीज मैं लूंगी या नहीं लूंगी? राइट। तो ये सारी चीजें अदर देन उसकी प्राइस से इफेक्ट करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज अ डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड क्यों स्लोप करता है लेफ्ट टू राइट? बिकॉज कंज्यूमर प्रेफर हायर प्राइजेस फॉर कमोडिटीज। कंज्यूमर हायर प्राइजेस कमोडिटी के लिए प्रेफर करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी है जो डिमांड करती है उसमें। अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप होती तो ये कर्व डाउनवर्ड की तरफ जाता? नीचे की तरफ कर्व जाता? नहीं जाता। तो ये भी रॉन्ग है। नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ऑफ कोर्स प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है क्योंकि प्राइस बढ़ती है तब डिमांड कम होती है और जब प्राइस कम होती है तब डिमांड बढ़ती है। इसीलिए ये जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड की तरह स्लोप करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नाउ let's see our next question. What is the most important factor in determining demand? डिमांड को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है? ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेस। ऑफ कोर्स रिसोर्सेस चाहिए तो ही डिमांड डिटरमाइन होती है। डिजायर टू कंज्यूम, अगर मुझे खरीदना ही नहीं है तो वो चीज लेने का कोई फायदा है नहीं।
तो हम किसी चीज को डिजायर करते हैं कि वो हमें मिले, ओके। लेकिन सिर्फ डिजायर होने से चलेगा, विलिंगनेस भी चाहिए। मतलब मुझे ना टीवी चाहिए लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है। डिजायर तो है लेकिन मैं खरीद ही नहीं पाऊंगी, तो ये इनकम डिमांड को डिटर्मिनेट करेगा क्या? नहीं। तो ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शंस भी सही है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है डिमांड को डिटरमाइन करने के लिए, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व मतलब बताइए। इंडिफरेंस कर्व मतलब किसी भी दो कमोडिटी को, दो या फिर उससे ज्यादा कमोडिटी को हम जब कंज्यूम करते हैं, वो डिफरेंट कमोडिटीज, ठीक है, किसी भी दो डिफरेंट कमोडिटीज को हम जब कंज्यूम करते हैं तब हमें उससे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है, ठीक है। उसे कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। ये है इसकी डेफिनेशन। विच कर्व प्रोवाइड अस इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कौन सा कर्व हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट डज द टर्म मार्जिनल रेट सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू इन ऑर्डिनल एनालिसिस, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये टर्म ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में क्या रेफर करती है? द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर, द कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे फॉर एडिशनल गुड। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ऐसा रेट जहां पर कंज्यूमर की लेने की इच्छा किसी गुड को अनदर गुड के बदले, ये दिखा रहा है। सेकेंड, कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे फॉर एडिशनल गुड, कंज्यूमर को किसी चीज के लिए एडिशनल गुड्स पेमेंट एडिशनल पे कर रहा है किसी गुड के लिए, ये। थर्ड, टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग एडिशनल गुड, एडिशनल गुड को पकड़कर टोटल यूटिलिटी क्या आ रही है वो, या फिर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या एक्सप्लेन करता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या एक्सप्लेन करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? द रेट एट विच अ कंज्यूमर, ऐसा रेट जहां पर कंज्यूमर किसी विलिंग, उसकी इच्छा है कि वो सब्स्टिट्यूट कर सके वन गुड फॉर अनदर, किसी दूसरे गुड के लिए वो एक गुड सब्स्टिट्यूट कर सके, उसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन द एनालिसिस ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। ऑर्डिनल यूटिलिटी मतलब, कार्डिनल यूटिलिटी मतलब क्या था कि जो क्वांटिटेटिव मतलब जो नंबर्स को काउंट करती है, ठीक है, और ऑर्डिनल मतलब क्वालिटेटिव, जो क्वालिटी को काउंट करती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस रिक्वायर वन ऑफ द फॉलोइंग असम्पशन। क्या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को नीचे दिए गए कोई असम्पशंस की जरूरत है? देखो, डिक्लाइनिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंडिफरेंस कर्व में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेजर होता है ऑफ कोर्स कार्डिनल नंबर्स, ये कार्डिनल नंबर्स को भी काउंट करता है, एंड मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, मैंने आपको बताया कि किसी भी दो कमोडिटी को सिलेक्ट करने पर हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है, इक्वल सेटिस्फैक्शन। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस मतलब क्या कि वो चीजों को हम सही से यूज करें, हम ऐसी चीजें सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करते वक्त ही ऐसी कम्युनिटी सिलेक्ट करें ताकि वो दोनों कम्युनिटी यूज करने पर हमें इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। तो इसका सही आंसर क्या है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। फर्स्ट आंसर इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग और थर्ड ऑफ कोर्स रॉन्ग, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सही नहीं है। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस मतलब समझ गया? इंडिफरेंस कर्व में हमें ऐसी दो चीजें मिलती है जिसमें हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है, दोनों का सेटिस्फैक्शन सेम होता है। लेकिन मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर मतलब मैं ऐसी चीजें सिलेक्ट कर रही हूँ जो दोनों भी चीजें सिलेक्ट करने से मुझे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले, उसे कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, ठीक है। नाउ next question, let's see our next question. What does the indifference curve slope downward? Sorry, why does the indifference curve slope downward? इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड की तरफ क्यों स्लोप करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ड्यू टू द कंज्यूमर इरेशनलिटी, कंज्यूमर्स की इरेशनलिटी की वजह से, या फिर ड्यू टू द चेंजेस इन मार्केट प्राइजेस में चेंज हो रहे उसकी वजह से, या फिर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऑफ कोर्स इसका सही आंसर होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि हमने देखा है कि किसी भी एक चीज को कंज्यूम करने के बाद हमें सेकेंड चीज में, किसी एक चीज को कंफ्यूज करने के बाद हमें जितनी यूटिलिटी मिलती है उतनी सेकेंड चीज के कंजम्पशन पर नहीं मिलती।
इसीलिए इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड की तरफ स्लोप करता है ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो। लेकिन इस वीडियो की स्पेशलिटी क्या थी ये मैंने आपको पहले भी बताया, अभी फिर से बता रही हूँ। जैसे अदर वीडियोस होते हैं जिसमें पूरा चैप्टर एक साथ कवर किया जाता है और मोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसा ये वीडियो नहीं था। इसमें आपको पर पैराग्राफ 3 से 4 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ताकि अगर आप एग्जाम के पहले ये वीडियो भी देख लो तो आपका कुछ भी ना छूटे। ठीक है, ये आपका सब कुछ कवर कर रहा है, फिर सीयूईटी को कुछ भी पूछने दो, आप इसमें से आंसर्स कर पाओगे, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जल्दी ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस बचे हुए चैप्टर को हम हमारे आगे के वीडियो में कवर करेंगे, ओके। जो इंडिफरेंस मैपिंग से स्टार्ट होगा, ठीक है, जो इंडिफरेंस मैपिंग से स्टार्ट होगा, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।